अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स विद शमशाद में खुश आमदीद है आपको। जैसा कि फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं और आज जो है पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इससे पहले मैंने आप लोगों को फ्रिक्शन क्या होती है इसके बारे में बता रखा है और जो है फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो मैंने बता रखे हैं। तो वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियोस देखिएगा ताकि आपको फ्रिक्शन के बारे में आइडिया हो कि फ्रिक्शन क्या होती है। क्या फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है? तो जहाँ पे हमें फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं जिसकी वजह से जो है जो वो पुर्जे होते हैं या जो भी मशीनरी के पार्ट्स हैं वो वेयर एंड टेयर का शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमें फ्रिक्शन कम करना पड़ेगी। तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, या और भी जगह हैं जहाँ पे फिर हमारी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, एनर्जी का लॉस होता है काफ़ी, तो वहाँ पे हमें फ्रिक्शन को कम करने की ज़रूरत होती है। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, कुछ मेथड्स हैं। पहला मेथड है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। जो सरफेस एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं इस तरह से, उन सरफेस को हमने स्मूथ बना देना है। ठीक है। और दूसरा मेथड है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्रीम लाइन शेप, जैसे कि फिश की शेप होती है, सच एज कार एंड एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। जैसा कि जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो शेप है वो बिल्कुल परिंदों की फॉर्म की बना दी जाती है ताकि जो एयर रेजिस्टेंस का कम से कम उनको जो है ना सामना करना पड़े। जैसा कि अगर कार है, कार की शेप बिल्कुल इस तरह से सामने बिल्कुल स्ट्रेट हो तो जो वहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी, जो एयर फ्रिक्शन है या एयर रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी, जिससे हमारी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो जो भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन बनाएंगे जैसा कि कार्स और एरोप्लेन्स वगैरह बनाए जाते हैं। और तीसरा मेथड है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेस। जो सर्फेस एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं उन पर हम ग्रीस या ऑयल वगैरह का यूज़ कर देते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। और चौथा मेथड है यूजिंग बॉल बेयरिंग यूजिंग बिकॉज द स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, जब जो टायर जो है इन्वेंट हुआ था तो उस वक़्त ये समझा जाता था कि ये बहुत बड़ी इजाद है। क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि वो स्लाइडिंग जो रूलिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रूलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर रहा था। जैसे कि आप मान लें कि एक आपके पास ये कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है और ये किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और आपने इस पर फोर्स लगाकर इसको खींच के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो यहाँ पर जो इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी, क्योंकि आप उसको जो है स्लाइड करके लेके जा रहे हैं। तो इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फ्रिक्शन होगी उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बेरिंग्स वगैरह या टायर्स लगा दूं इसके नीचे, तो क्या होगा कि यही जो ऑब्जेक्ट है फिर रोल करता हुआ आगे जाएगा। यानी कि फिर रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन होगी, वो फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगी बल्कि उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो अगर जो रोलिंग फ्रिक्शन देखें तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबला में बहुत कम होती है। जैसे गाड़ी है, अगर गाड़ी को आपको खींच के लेके जाना पड़े, उसके टायर्स ना हो तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन टायर्स हैं अगर तो आपको धक्का भी लगाना पड़ जाए तो आसान काम है। क्यों? क्योंकि टायर्स की वजह से रोलिंग फ्रिक्शन आएगी वहाँ पे। लेकिन अगर आप टायर्स उतार देंगे तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन गायब। आप फिर आपने उस गाड़ी को स्लाइड करवाना है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगी। तो चौथा मेथड ये है कि जहाँ पे आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा हो वहाँ पर आप बेरिंग्स यूज़ करें। तो वो क्या होंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देंगे और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है यूजिंग बॉल बेरिंग, बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो पहले भी हम चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन the motion of a body
body in circular path is called circular motion. किसी भी ऑब्जेक्ट की दायरा नुमा रास्ते पर या सर्कुलर पाथ पर जो मोशन होगी उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम जो है सर्कुलर मोशन कहेंगे। मान लें कि ये आपके पास एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर कोई बंदा है, वो उसने स्ट्रिंग पकड़ रखी है और यहाँ पर इसके साथ कोई छोटा सा कंकर या स्टोन वगैरह अटैच है। तो अगर ये इसको घुमाएगा तो ये जो एक कंकरी है ये पूरे सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी। ठीक है, तो ये इसकी मोशन जो होगी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। या जैसा कि अगर आप मान लें कि ये सन है तो हमारी जो अर्थ है वो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है सन के अराउंड। तो जो हमारी अर्थ है वो एक सर्कुलर ट्रैक पर इस जो सन के अराउंड मूव करती है। और इसी तरह से जो चांद है, जो मून है, वो हमारी अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन जो है ना परफॉर्म करता है। वो भी एक ऑर्बिट में मूव करता है। तो जो मून है उसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन है, जो अर्थ है इसकी मोशन भी सन के अराउंड सर्कुलर मोशन है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर ट्रैक पर या सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो हम कहेंगे कि उसकी मोशन सर्कुलर मोशन है। अब बात ये आती है कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये सर्कल में ही क्यों रह रहा है, यानी कि ये इस ऑर्बिट से बाहर क्यों नहीं जा रहा। सिमिलरली हम अगर इस कंकर की बात करें, इस कंकरी की छोटी सी बात करें, ये स्टोन है, इसकी अगर बात करें कि ये इस सर्कुलर ट्रैक पर ही क्यों जमा हुआ है, ये यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रहा। अगर ये वाली रस्सी टूट जाए, स्ट्रिंग टूट जाए, तो ये देखा गया है कि ये वाला जो पत्थर है ये बिल्कुल जो टेंजेंट लाइन में जो ये मूव कर जाएगा। लेकिन जब तक ये रस्सी के साथ अटैच है, स्ट्रिंग के साथ अटैच है, ये कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब है यहां पर सेंटर की जानब ऐसी कोई फोर्स लग रही है जो कि इसको सर्कल में मूव करने पर मजबूर कर रही है। सिमिलरली ये जब यहाँ पे आएगा ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी ये टेंजेंट टू द सर्कल जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो स्ट्रिंग है ये फिर इसको अपनी तरफ जो है ना खींचेगी और ये सेंटर की तरफ इसको खींचेगी और इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने पर मजबूर करवाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो ऑब्जेक्ट है ये टेंजेंट टू द सर्कल जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो इस पर स्ट्रिंग पर सेंटर की जानब एक फोर्स लगेगी जो कि इसको सर्कल में रखने पर मजबूर करेगी। लेकिन यहां पे अगर देखें तो यहां पर ऐसी कंटेक्ट वाली कोई चीज नहीं है जो कि अर्थ को सन के साथ कंटेक्ट में रखे हुए है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि फोर्सेस दो तरह की होती हैं। वैसे तो कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन मैं कंटेक्ट और नॉन कंटेक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं कि या तो कोई फोर्स जो है वो कंटेक्ट में हो सकती है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है और वो फोर्स जो है वहां पर लग रही है, या फिर जो है कोई नॉन कंटेक्टिंग फोर्स हो सकती है, नॉन कंटेक्टिंग फोर्स। यहाँ पे तो स्ट्रिंग थी जिसकी वजह से ये जो पत्थर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ के केस में और जो सन के जो है उसमें मून के केस में कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि इनको जो है ना बांधे हुए सर्कल में मूव करवाने पर मजबूर करवा रहे हैं। तो यहां पर इस अर्थ और सन के दरमियान में भी एक फोर्स मौजूद है जो कि नॉन कंटेक्टिंग फोर्स है और इसको मजबूर कर रही है कि वो सर्कल में मूव करे। और यहां पे भी एक कंटेक्टिंग फोर्स मौजूद है जो कि इस ऑब्जेक्ट को मजबूर कर रही है कि वो सर्कल में मूव करे। तो यहां से एक नई फोर्स का जो है कंसेप्ट आता है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है।
लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका फार्मूला आप लोगों ने जो है एक्सप्लेन करना होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स which keeps a body moving in a circle is called centripetal force, called centripetal force। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में मूव करने पर मजबूर करती है, या किसी बॉडी को सर्कल में जो है मूव करवाए रखती है, ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और अगर इसका फार्मूला देखें, जो कि बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इसका फार्मूला कैसे आता है। इसका फार्मूला होगा एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये भी देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे आएगा। एफ सी से मुराद है सेंट्रीपिटल फोर्स, एम उस ऑब्जेक्ट का मैस है जो कि बॉडी रिवॉल्व कर रही है, और वी जो है वो वेलोसिटी है जिससे मूव कर रही है। और इसके आप जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, around the earth, sorry, the motion of moon around the earth is due to gravitational force gravitational force। जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जमीन की, ये असल में उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो आप यूं लिख सकते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ provides necessary centripetal force। एक और बात देखी गई है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये खुद कोई चीज नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि अलहदा से कोई फोर्स है, कोई ना कोई दूसरी फोर्स ही हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। जैसा कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर, जो मून है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो जो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो उस मून को उस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने दे रही। तो जो जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उस ऑब्जेक्ट को दायरे में या सर्कल में मूव करने पर मजबूर कर रही है। इसीलिए वही ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या बन जाएगी, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। इस तरह से अगर हम एटम की बात करें तो एटम में के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और साइड में शेल्स होते हैं, और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान भी एक फोर्स होती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और ये ऐसी फोर्स है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करने पर मजबूर करती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा करेगी। इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा कोई ना कोई दूसरी फोर्स जो कि दायरे में किसी बॉडी को या सर्कल में किसी बॉडी को मूव करने पर मजबूर कर रही है, वही फोर्स हमेशा क्या बन जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। तो इतना तक आप लोग पहले लिखेंगे फोर्स की सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फार्मूला और इसकी एग्जांपल, और अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे consider a body of mass m। मान लें कि एक जिस्म है जिसका मैस m है, मूविंग इन अ सर्कुलर या सर्कल
of radius r with velocity v। अच्छा, मान लें कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे O है और यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस r है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इसका मास m है और वेलोसिटी v के साथ ये ऑब्जेक्ट इस सर्कल में मूव कर रहा है। अगर आप इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखना चाहें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको आप AC से डिनोट करेंगे। AC इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। ये आप लोगों को इस लेवल पे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है कि AC कहाँ से आ गया, तो ये आप लोग चाहे याद रख सकते हैं कि जो AC है वो v स्क्वायर ओवर r के इक्वल है। आप जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के मुताबिक F किसके इक्वल होता है, ma के इक्वल होता है। क्योंकि हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं F के साथ C लगाऊंगा और A के साथ भी C लगाऊंगा। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे लिख चुके हैं v स्क्वायर ओवर r, तो आप वो वाली वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दें तो FC जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, m और v स्क्वायर ओवर r। और यही फार्मूला जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रही है और v के स्क्वायर पे, जो वेलोसिटी है उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स बड़ी है तो इसका स्क्वायर होगा 4। इसका मतलब है अगर आप वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो है फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, mass of the object, square of velocity of the object and the distance between center of the circle and the object। तो तीन चीजों पर, जो तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।